हेलो दोस्तों, आगामी आरओ की प्रीलिम्स परीक्षा के लिए यूपीपीसीएस 1 द्वारा इंडियन पॉलिटी की क्रैश कोर्स सीरीज चलाई जा रही है। ये क्रैश कोर्स सीरीज यूपीपीसीएस 1 के द्वारा प्रोवाइडेड पीडीएफ पर आधारित है। तो अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना हो तो आपको करना क्या है, आपको यूपीपीसीएस 1 के द्वारा आरओ के लिए चलाई जा रही टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है। इस टेस्ट में आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट जीएस और हिंदी के प्रोवाइड किए जाएंगे और इसी के साथ अगर आपको प्रीलिम्स परीक्षा क्लियर हो जाती है तो आपको मेंस का बैच फ्री में ज्वाइन करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या है, आपको इस नीचे दिए गए नंबर पर या तो व्हाट्सएप कॉल कर दीजिए या एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। चलिए, आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो कौन कौन सी टॉपिक हैं। तो इनमें से पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन। कल हमने केंद्र राज्य संबंधों के बारे में पढ़ा था L6 में, और आज हम वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से फाइनेंस कमीशन राज्यों और केंद्रों के मध्य में वित्त का आवंटन करता है या वित्त का बंटवारा करता है। ठीक है, तो पहला फाइनेंस कमीशन टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक हो गया आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी प्रोविजन। तो 3 तरह के इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में हम देखेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट विभिन्न तरह की इंपॉर्टेंट संस्थाओं के बारे में, जैसे कि योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद आदि के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम एक और इम्पॉर्टेंट संस्था के बारे में पढ़ेंगे जो कि है चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो चुनाव आयोग के बारे में भी हम आज की क्लास में जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यूपी आरओ की प्रीलिम्स परीक्षा से रिलेटेड वो कवर करेंगे। इसके बाद 5वें नंबर पर इम्पॉर्टेंट हम पढ़ेंगे राजनीतिक दलों के बारे में, पॉलिटिकल पार्टी। तो किसी राजनीतिक दल को अगर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करना हो तो उसको कौन कौन सी शर्तें फॉलो करनी होंगी जिसके बाद वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर सकती है, इसके बारे में हम देखेंगे। इसके बाद हम संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में पढ़ेंगे, संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे राजभाषा यानी कि भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो क्रैश कोर्स सीरीज है ये मेनली पीडीएफ पर बेस्ड है। तो जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि मैम आप पढ़ के बता रही हैं, तो एक्चुअल में सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वो पीडीएफ में गिवन है। तो एक तरह से इस पीडीएफ को एक्सप्लेन करना ही इस वीडियो का पर्पस है। ठीक है, और जो भी पॉइंट्स एक्सप्लेन करने लायक हैं उनको मैं साथ के साथ एक्सप्लेन करने मतलब करती जा रही हूँ। लेकिन यूपी आरओ के लिए ये क्रैश कोर्स सीरीज है और उसमें जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो क्या है, वो ज्यादातर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मतलब टू द पॉइंट कि ये आयोग कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाली चीज नहीं होती। ठीक है, लेकिन जो भी टेक्निकल चीजें हैं, जो भी एक्सप्लेन करने लायक चीजें हैं उनको मैं वीडियो में एक्सप्लेन करती जाती हूँ। ठीक है, तो आप एक बार पहले पूरा लेक्चर ध्यान से देख लीजिए और अगर आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फ्यूचर में मैं उसको वीडियो में ज़रूर इम्प्रूव करूँगी। ठीक है, लेकिन जो चीज़ इम्प्रूव हो नहीं सकती है उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि ये जो क्रैश कोर्स सीरीज़ है ये पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली यूपी आरओ के लिए है। इस बात को आप समझिए। आप इस क्रैश कोर्स सीरीज़ को कर मल्टीपल एग्जाम नहीं टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो आपको उसके लिए सेपरेट सीरीज फिर देखनी पड़ेगी, आपको उसके लिए कोई फाउंडेशनल बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला इसमें से आज हम शुरू करेंगे
वित्त आयोग, वित्त आयोग के बारे में संविधान के अनुच्छेद 280 में उल्लेख किया गया है। और क्योंकि ये संविधान के अनुच्छेद के में दिया गया है वित्त आयोग के बारे में, इसलिए ये क्या हो गई, ये एक संवैधानिक संस्था हो गई। ठीक है, अगर संविधान में किसी संस्था का उल्लेख होता है तो वो संवैधानिक संस्था होती है, और अगर किसी संस्था को विधि द्वारा बनाया जाता है तो वो क्या होती है, वो सांविधिक संस्था होती है। ठीक है, अगर किसी संस्था को एक्ट के द्वारा बनाया गया है तो फिर वो क्या हो गई, सांविधिक हो गई, स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है। और वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति 5 वर्ष पर करते हैं। ठीक है, तो 5 वर्ष पर केंद्र सरकार को वित्तीय मामलों पर सलाह देने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, केंद्र सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से किया जाता है। इसके मेंबर्स कितने होते हैं, तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, तो एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य हो गए वित्त आयोग में। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट पैरेलली राइट साइड से पढ़ते जाएंगे। और वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होगा उनको सार्वजनिक जीवन में पर्याप्त अनुभव हो, ऐसा इस पद की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, तो आयोग के जो बाकी 4 सदस्य हैं उनमें जो योग्यताएं होनी चाहिए उनमें से पहली है कि एक तो वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या उसके समकक्ष योग्यता रखता हो। ठीक है, तो जो भी रिक्वायरमेंट है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए, एक तो वो फुलफिल करता हो या वो एग्जिस्टिंग उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत ही हो। ठीक है, दूसरा है कि उसे सरकार के वित्त लेखा का ज्ञान हो। तो सरकार के वित्त एवं लेखा, क्योंकि वित्त क्या है, वित्त आयोग का गठन ही किया जा रहा है फाइनेंशियल पर्पस के लिए, तो एटलीस्ट जो उसके सदस्य हैं उनको वित्त का ज्ञान तो होना मस्ट होगा। ठीक है, दूसरा है कि प्रशासन का, वित्तीय मामलों में प्रशासन का व्यापक अनुभव हो और अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो। ठीक है, तो ये 4 रिक्वायरमेंट है आयोग के सदस्य बनने के लिए। नेक्स्ट कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था भारत में, तो ये किया गया था 1951 में। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना है वित्त आयोग में, एक तो संवैधानिक संस्था है, किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और क्यों किया जाता है, तो केंद्र सरकार को वित्तीय सलाह देने के लिए किया जाता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। वे अध्यक्ष का जो रिक्वायरमेंट है, जो एलिजिबिलिटी है, वो क्या है कि उस व्यक्ति को, अध्यक्ष को सार्वजनिक जीवन में पर्याप्त अनुभव हो। तो ऐसा आप देख रहे होंगे कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, और ये कौन डिसाइड करेगा, ये राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो बाकी 4 सदस्य हैं उनके लिए 4 एलिजिबिलिटीज हैं, ये आप एक बार देख लीजिएगा। और प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था 1951 में। ठीक है, तो ये वित्त आयोग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, इनको आप लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि 16वें वित्त आयोग की नियुक्ति 31 दिसंबर 2023 को अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में की गई। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग जो है वो 16वां वित्त आयोग है, 2023 में गठन, और अध्यक्ष इसके कौन है, वो अरविंद पनगड़िया जी हैं। ठीक है, वित्त आयोग के कार्य क्या क्या होते हैं, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है संघ व राज्यों के बीच करों का वितरण। ठीक है, तो संघ मतलब सेंटर और स्टेट के बीच फाइनेंशियल जो मनी है उसका डिवाइड करना। ठीक है, नेक्स्ट है कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम है कि भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान देने की सिफारिश करना। ठीक है, तो भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका कार्य है वित्त आयोग का, वो है कि
राज्य का वित्त आयोग केंद्र के वित्त आयोग से सिफारिश कर सकता है। तो जो के राज्य का वित्त आयोग सिफारिश करेगा, उसके आधार पर राज्य में पंचायत तथा नगर पालिका के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य के संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपायों के बारे में सिफारिश करना। ठीक है, तो वित्त आयोग केंद्र वित्त आयोग के सलाहकार के रूप में कार्य तो करता ही करता है, साथ ही राज्य वित्त आयोग के साथ समन्वय भी स्थापित करके रखता है। ठीक है, और उसकी जो रिकमेंडेशन होती है वो केंद्र तक भी पहुंचाता है। ठीक है, तो ये आप इंपॉर्टेंट कार्य है वित्त आयोग के, इनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी प्रोविजन। तो इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो 3 तरह के होते हैं। ठीक है, 3 तरह के इमरजेंसी प्रोविजन होते हैं। पहला तो होता है राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय मतलब नेशनल इमरजेंसी। दूसरा होता है राज्यों में राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट्स। और तीसरा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन तो लग चुके हैं, लेकिन अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल एक बार भी घोषित नहीं किया गया है। ठीक है, क्यों लगता है आपात? देखिए, जब संस्थाएं जो कार्यकारी या संवैधानिक संस्थाएं हैं वो भली प्रकार से काम कर रही हैं, देश में शांति स्थापित है, उस केस में क्या होगा? उस केस में तो नॉर्मल रूप से कार्य चलते रहेंगे। लेकिन जब कोई स्पेशल परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उस केस में क्या होता है? उस केस में फिर आपातकाल की घोषणा की जाती है। ठीक है, जैसे विधायिका, जब विधायिका कार्यरत नहीं हो नॉर्मल अपने फंक्शन करने के लिए, नॉर्मल कार्य करने के लिए, उस केस में क्या होता है? उस केस में आपातकाल की घोषणा की जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और आपातकाल का वर्णन कहाँ किया गया है? तो संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपात के बारे में उपबंध किया गया है। 3 प्रकार के आपातकाल पहला देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। ठीक है, और राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के लिए क्या कंडीशंस हैं? तो यह कंडीशन है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के द्वारा ही भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। तो कौन कौन सी 2 कंडीशन? युद्ध या बाह्य आक्रमण और दूसरा है सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन हो गई। पहले ये जो सशस्त्र विद्रोह शब्द है, भारत के मूल संविधान में इसको आंतरिक गड़बड़ी शब्द लिखा गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द प्रतिस्थापित कर दिया गया। ठीक है, पहले आंतरिक अशांति या आंतरिक गड़बड़ी शब्द इसकी जगह हुआ करता था। और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तो राष्ट्रपति करते हैं, पर इसके लिए मंत्रिमंडल लिखित सूचना दे तभी राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो मंत्रिमंडल की लिखित सूचना मस्ट होती है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के लिए। और लिखित सूचना का जो प्रावधान है वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। देखिए, 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्यों जोड़ा गया है? आपको पता होगा कि 1976 में इमरजेंसी लागू की गई थी। ठीक है, किसने लागू की थी? इंदिरा गांधी जी ने लागू की थी। और उस टाइम पर संविधान में आंतरिक गड़बड़ी शब्द हुआ करता था और लिखित
मतलब जैसे अभी आप देख रहे हैं कि मंत्रिमंडल की लिखित सूचना चाहिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के लिए, पर 44वें संविधान संशोधन से पहले ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। तो अगर प्रधानमंत्री चाहता तो अपने स्वविवेक के आधार पर इमरजेंसी घोषित कर सकता था उस टाइम पर, ठीक है। तो इस स्वविवेक शक्ति को एक तरह से नल एंड वाइड करने के लिए 44वें संविधान संशोधन में इस तरह के प्रोविजंस जोड़े गए कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की इच्छा पर इमरजेंसी डिपेंड ना हो जाए कहीं, कि अगर प्रधानमंत्री का मन कर रहा है इमरजेंसी घोषित करने का तो उन्होंने कर दी, ठीक है। लेकिन मंत्रिमंडल अगर अब क्या है, एग्जिस्टिंग जो रूल है उनमें क्या है कि वर्तमान समय में जब मंत्रिमंडल लिखित सूचना देंगे राष्ट्रपति को, तब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति की उद्घोषणा को सदन द्वारा अनुमोदन करना भी आवश्यक होता है, और अगर सदन 1 माह के भीतर इसका अनुमोदन नहीं करता है तो उद्घोषणा स्वतः समाप्त हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब है कि स्टेप्स कैसे हो गए कि पहले मंत्रिमंडल ने लिखित सूचना दी राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति ने उद्घोषणा कर दी, उसके बाद ये उद्घोषणा सदन में 1 माह के अंदर 1 मंथ के अंदर अंदर अनुमोदित की जानी चाहिए, ठीक है। और अगर ये अनुमोदित नहीं होती है 1 माह के अंदर, तो 1 माह के बाद इमरजेंसी अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर ये अनुमोदित हो गई, ठीक है, अगर ये अनुमोदित हो गई तब क्या है, तब वो इमरजेंसी 6 महीने के लिए एप्लीकेबल होगी, ठीक है। और 6 महीने के बाद फिर से अगर इमरजेंसी का टाइम पीरियड बढ़ाना है तो फिर से उसको जो है दोबारा से अनुमोदन लेना पड़ेगा सदन में, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। तो ये तो हमने पढ़ लिया राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी के बारे में। सेकंड है राज्यों में राष्ट्रपति शासन की, स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल कैसे लगता है। अब देखिए, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि राष्ट्रपति शासन मतलब कि राज्य पर राष्ट्रपति का शासन, एक तरह से इस तरह से समझ लीजिए। तो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा अनुच्छेद 356 के तहत जारी की जाती है, और कौन जारी करते हैं, तो राष्ट्रपति जी जारी करते हैं। और कब जारी करते हैं ये, कि अगर वो किसी राज्य से उनको प्रतिवेदन मिल जाता है कि उस राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं हो रहा है, उस केस में क्या है कि राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं, ठीक है। और ये अनुमोदन जो मिलता है ये ज्यादातर किसके द्वारा मिलता है, ये राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो राज्यपाल रिकमेंड करेंगे कि इस राज्य में जो शासन है वो संवैधानिक क्या बोलते हैं, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा है, और फिर राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकते हैं। तो इसमें अनुच्छेद याद रखने वाला है कि अनुच्छेद 356 के अनुसार। और अनुच्छेद 356 की ये जो उद्घोषणा होती है, इसे प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से 2 माह के भीतर पारित करना आवश्यक होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को 2 माह के भीतर दोनों सदनों से पारित होना होता है। और यह उद्घोषणा 2 माह तक प्रवर्तन में रहती है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति ने उद्घोषणा कर दी, ठीक है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। अब दोनों सदनों से उसे पारित होना है 2 माह के भीतर भीतर। इसका मतलब है कि मिनिमम 2 माह तक तो बिना सदनों के पारित हुए भी राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर दोनों सदनों ने इसे अप्रूवल दे दिया, ठीक है, अनुमोदित कर दिया,
राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को, तो फिर राष्ट्रपति शासन 6 माह तक लग सकता है। ठीक है, 6 माह तक ये लग सकता है। और कब से 6 माह तक? तो जिस डेट से उद्घोषणा जारी हुई है उस डेट से 6 माह तक ये एप्लीकेबल रहेगा, और मैक्सिमम ये 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, तो मिनिमम 2 महीने और मैक्सिमम क्या है, 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है। तीसरा हम देख लेते हैं वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान अनुच्छेद 360 के अंतर्गत दिया गया है। फाइनेंशियल इमरजेंसी से क्या मतलब है कि अगर किसी देश का वित्तीय ढांचा फेल हो जाए, ठीक है, जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाए, उस केस में क्या है, उस केस में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। लेकिन भगवान की कृपा से अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है, और आशा है कि फ्यूचर में भी कभी ना हो। और जिस तरह से राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उसी तरह से वित्तीय आपातकाल की घोषणा भी राष्ट्रपति ही करेंगे। ठीक है, और वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रालय की सलाह पर ही कर सकते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रालय की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ आपातकाल के बारे में, तो इनको आप नोट्स बना लीजिए और अच्छी तरह से मेमोराइज कर लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट संस्थाओं के बारे में। तो इनमें से पहली महत्वपूर्ण संस्था है योजना आयोग या नीति आयोग। जो वर्तमान नीति आयोग है, पहले इसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, या आप ये कहिए कि योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। तो योजना आयोग की जो गठन हुआ था वो 15 मार्च 1950 को किया गया था, और योजना आयोग एक गैर सांविधिक और गैर संवैधानिक निकाय था, ये याद रखिएगा। ना तो इसे किसी विधि द्वारा बनाया गया था और ना ही इसका संविधान में उल्लेख था। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना की गई थी 1946 में गठित केसी नियोगी समिति की सलाह पर। ठीक है, तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग गैर सांविधिक और गैर संवैधानिक संस्था थी, और 1946 में केसी नियोगी समिति की सलाह पर योजना आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नीति आयोग। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और नीति आयोग एक तरह से सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। मतलब कि सरकार को नीति निर्माण करनी है, नीति निर्माण की जो प्लानिंग है, जो थिंक टैंक है, वो क्या है, वो नीति आयोग है। तो ये सरकार की एक तरह से सलाहकारी संस्था के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री इनके अध्यक्ष होते हैं और सरकार के थिंक टैंक के रूप में ये कार्य करेगी। नीति आयोग केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारों के साथ भी समन्वय से कार्य करती है, और नीति आयोग का गठन जो किया गया है एक्चुअल में वो बॉटम टू टॉप अप्रोच के आधार पर किया गया है। देखिए, योजना आयोग जो था उसका एक मिनट, नया पेज ओपन कर ले। देखिए, पहले क्या था, पहले था योजना आयोग। ठीक है, और अभी क्या बन गया है, अभी इसकी जगह पर बन गया है नीति आयोग। ठीक है, तो योजना आयोग जो था
वो क्या करता था, वो बॉटम टू टॉप अप्रोच पर कार्य करता था। पढ़न योजना आयोग जो था वो टॉप टू बॉटम अप्रोच पर काम करता था। क्या मतलब होता है टॉप टू बॉटम अप्रोच का, कि पहले जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी कि किन नीतियों को हमें बनाना है, ठीक है, और फिर उन नीतियों को बनाकर उसकी सर्विस नीचे की जनता को प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो नीचे की जो सामान्य जनता है इन तक ये अप्रोच पहुंचाई जाएगी, ठीक है। ये तो था योजना आयोग का कार्य। अब नीति आयोग जो बनाया गया है, ये बनाया गया है बॉटम टू टॉप अप्रोच, ठीक है। बॉटम टू टॉप अप्रोच का क्या मतलब है कि पहले तो सरकार पहले नीति निर्धारित करती थी और फिर जनता तक उसको पहुंचाती थी। अब जो नीति आयोग कार्य करेगा वो बॉटम टू टॉप, मतलब कि पहले जनता की क्या रिक्वायरमेंट है ये हम पता करेंगे और उसके बाद जनता की रिक्वायरमेंट के आधार पर नीतियों का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे जो जैसे आप जानते हैं कि भारत एक लोकतंत्र है, तो इसमें लोकतंत्र का ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि सुनिश्चित होगी, क्योंकि जो लोगों को चाहिए वो सरकार प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से जो नीतियां होंगी वो सामान्य जनमानस के रिक्वायरमेंट पर, उसकी जो मांगे हैं उन पर आधारित होंगी, ना कि वो उन पर थोपी जाएंगी, ठीक है। इस तरह से आप करिएगा, तो जो रिक्वायरमेंट है वो सरकार ने नीतियों के माध्यम से पूरी कर दी। इसका मतलब है एक तो संतुष्टि बढ़ी, ऊपर से उसकी प्रभावशीलता बढ़ी, और फलस्वरूप जो है वो देश की उत्पादकता बढ़ी, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो नीति आयोग क्या हो गई, नीति आयोग हो गई बॉटम टू टॉप अप्रोच, बॉटम टू टॉप, और ये जो थी योजना आयोग ये थी टॉप टू बॉटम अप्रोच से, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट हम कहाँ पर थे, नीति आयोग। हम्म। तो नीति आयोग को जो बनाया गया है वो योजना आयोग की तुलना में इसे अधिक संघीय बनाया गया है, ठीक है। इसे अधिक क्या बनाया गया है, फेडरल बनाया गया है, ठीक है। और नीति आयोग में एक उपाध्यक्ष, एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, और इनकी जो नियुक्ति होती है वो प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, और अध्यक्ष नीति आयोग के कौन होते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। 18 सितंबर 2021 को सदस्यों की संख्या 4 कर दी गई है, ठीक है। तो वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं। और नीति आयोग का गठन जो है वो 1 जनवरी 2015 को किया गया था, ठीक है। चलिए, ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था, और किसकी सलाह पर किया गया था, ये किया गया था नियोगी समिति की सलाह पर, ठीक है। तो केसी नियोगी समिति की सलाह पर किया गया था। और राष्ट्रीय विकास परिषद सांविधिक गैर सांविधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया है, ठीक है। तो ये भी क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर सांविधिक निकाय है। कार्य क्या होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के, तो इसका प्रमुख कार्य होता है राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करना, ठीक है।
उसके बाद सामाजिक आर्थिक नीतियों की समीक्षा, अल्प विकसित व पिछड़े वर्गों के विकास हेतु सुझाव और समय समय पर योजना के कार्यों की समीक्षा करना होता है। ठीक है, एक तरह से ये भी क्या है, ये एक तरह से प्लानिंग एजेंसी के रूप में कार्य करती है गवर्नमेंट की। ठीक है, तो ये हो गया राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में। तो दो तीन चीजें हैं, दो तीन फैक्ट है इंपॉर्टेंट जो याद रख लीजिएगा कि 6 अगस्त 1952 को नियोगी समिति की सलाह पर इसका गठन हुआ था। गैर सांविधिक निकाय है यह, और प्रमुख कार्य जो है वो राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु इस गवर्नमेंट को गाइडलाइन प्रोवाइड कराना है इसका कार्य। नेक्स्ट, चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो इलेक्शन कमीशन के बारे में अनुच्छेद 324 में दे रखा है। अनुच्छेद 324 में दिया गया है, इसका मतलब क्या हो गया कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को, और चुनाव आयोग का काम क्या होता है? तो चुनाव आयोग का कार्य होता है चुनाव का आयोजन कराना। ठीक है, तो जैसे कि संसद, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, इन सभी के लिए क्या कराते हैं? चुनाव आयोग चुनावों का आयोजन कराता है। जब चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी उस समय तक, यानी कि उस समय पर चुनाव आयोग एक सदस्यीय निकाय हुआ करता था और ऐसा 1989 तक रहा। ठीक है, वर्तमान में चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक है, तो एक तो मुख्य और 2 अन्य होंगे। तो वर्तमान में 3 सदस्य हैं चुनाव आयोग के। ठीक है, और 1989 से पहले एक ही सदस्य हुआ करते थे। कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल इसका 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक है, तो ये हमने पहले भी देखा था कि 6 वर्ष और 65 वर्ष का क्या मतलब होता है कि जैसे कोई व्यक्ति जैसे 60 वर्ष की आयु में अगर चुनाव आयोग का अध्यक्ष पद ग्रहण करता है या सदस्य पद ग्रहण करता है तो क्या होगा? वो 65 वर्ष की आयु में रिटायर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम 65 वर्ष की आयु रिटायरमेंट एज है। लेकिन अगर कोई 59 इयर्स का व्यक्ति पार्डन 50 इयर्स का अगर कोई व्यक्ति करता है तो फिर वो 6 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा, मतलब कि वो 56 साल में रिटायर होगा। ठीक है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, मतलब 6 वर्ष तो कंप्लीट करने ही करने हैं किसी व्यक्ति को। लेकिन अगर उस 6 वर्ष कंप्लीशन से पहले ही व्यक्ति 65 वर्ष का हो गया तो उस केस में उसको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से याद रखिए। चलिए, बाकी ये तो हो गई मुख्य निर्वाचन आयुक्त से रिलेटेड कंडीशन। बाकी जो अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो 62 वर्ष की आयु या 6 वर्ष तक। ठीक है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त 62 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु और 6 वर्ष, और अन्य जो 2 निर्वाचन आयुक्त हैं वो 62 वर्ष की आयु और 6 वर्ष। ठीक है, इनके लिए क्या हो जाएगा? इनके लिए 62 और इनके लिए 65। चलिए, नेक्स्ट, अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त को त्यागपत्र प्रस्तुत करना हो तो वह राष्ट्रपति के समक्ष अपना त्यागपत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकते हैं। और क्योंकि ये संवैधानिक संस्था है इसलिए इनके सदस्यों को हटाने का भी प्रावधान किया गया है कि, और चुनाव आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ठीक है,
तो ये याद रखिएगा कि सेम विधि से हटाया जाएगा जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है। नेक्स्ट है कि अन्य निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम वेतन एवं भत्ते देख लेते हैं। तो इसमें पद से हटाने के संबंध में कि मुख्य न्यायाधीश के लिए तो पार्डन मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए तो सदन में संसद में क्या बोलते हैं, पद से हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन अगर अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना हो तो उसे सिर्फ मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल पद किसका होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद होता है। ठीक है, चलिए अब हम वेतन एवं भत्ते देख लेते हैं। तो चुनाव आयोग के अध्यक्ष का वेतन एवं भत्ता जो होता है आयुक्त का, वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को के बराबर ही प्राप्त होता है। ठीक है, और इनकी सेवा की शर्तों और पदावधि का निर्धारण राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाई गई विधियों के अधीन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देख लेते हैं आयोग की शक्ति एवं कार्य क्या क्या होता है। तो मेन कार्य तो इसका क्या होता है? चुनावों का आयोजन करना। फिर होता है कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, इसका प्रमुख कार्य होता है। ठीक है, तो जो आप देखते होंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड करना, जैसे एमपी के इलेक्शन हो रहे हैं या एमएलए के इलेक्शन हो रहे हैं, उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज का निर्धारण होता है वह इलेक्शन कमीशन द्वारा किया जाता है। और परिसीमन आयोग के अध्यक्ष सामान्यतः मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होते हैं। ठीक है, तो परिसीमन आयोग क्या होता है? वो एक तरह से चुनाव आयोग के अंतर्गत ही बनाया जाता है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही परिसीमन आयोग के भी अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है? अब देखिए, चुनाव आयोग ने कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड कर दी। नेक्स्ट काम क्या है? नेक्स्ट है वोटिंग लिस्ट प्रिपेयर करवाना। ठीक है, तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम है वो है मतदाता सूची तैयार करवाता है निर्वाचन आयोग। और किसके अकॉर्डिंग करवाता है ये? 300 अनुच्छेद 326 के अनुसार। और इस निर्वाचन सूची में भारत का प्रत्येक नागरिक जो कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर सकता हो, वह मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होता है। ठीक है, तो 18 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी भारतीय नागरिक वोटिंग लिस्ट में वोट करने के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार यह क्या करता है? निर्वाचन आयोग यह दलों को, राजनीतिक दलों को राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता भी प्रदान करता है। ठीक है, तो राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है? इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। उसके बाद कुछ अर्ध न्यायिक कार्य भी किए जाते हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा। कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 103 के अंतर्गत यदि संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में कोई क्वेश्चन खड़ा हो जाता है तो उसका निर्धारण राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श से करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 130 के अंतर्गत संसद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित
विवादों का निपटारा निर्वाचन आयोग के परामर्श द्वारा राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 192 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में भी राज्यपाल को वो परामर्श प्रदान करते हैं। ठीक है, तो अगर केंद्र में संसद के सदस्यों से के निर्वाचन से संबंधित विवादों का कोई क्या बोलते हैं, समाधान करना है तो राष्ट्रपति को सलाह देंगे, और उसी तरह से राज्यों में राज्यपाल को सलाह देंगे अगर राज्य विधानमंडल के सदस्यों से संबंधित के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है उस केस में। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर उसको ऐसा लगता है निर्वाचन आयोग को कि चुनाव में कोई धांधली हुई है, जैसे मान लीजिए कि जैसे पहले बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी, तो ऐसा होता था कि बैलेट पेपर जो पेटी होती थी वो पूरी की पूरी चोरी हो गई। ठीक है, या किसी एक केंद्र पर, मतदान केंद्र पर जबरदस्ती लोगों से वोटिंग करवा दी गई, तो उस केस में अगर ऐसा लगता है चुनाव आयोग की धांधली हो गई है तो वो इलेक्शन को निरस्त भी कर सकता है। ठीक है, रद्द भी कर सकता है। तो चुनाव को रद्द भी करने की शक्ति किसके पास होती है? ये होती है निर्वाचन आयोग के पास में। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है एमसीक्यू के लिए, जो कि है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। ठीक है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये चीज याद रखिएगा या अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं राजनीतिक दलों के बारे में, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। तो इसमें हम देख लेते हैं कि किसी राजनीतिक दल को अगर राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करनी हो तो उसको कौन कौन से क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ते हैं। देखिए, राजनीतिक दल जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, जैसे कि राज्य स्तरीय दल जो कि स्टेट लेवल पार्टी रहती हैं। दूसरे होते हैं राष्ट्रीय दल यानी कि नेशनल लेवल की पार्टी। तो राज्य दल यानी स्टेट पार्टी को अलग क्राइटेरिया फॉलो करना होगा, और जो नेशनल पार्टीज होती हैं उनको अलग क्राइटेरिया फॉलो करना होगा। अब आप मुझे ये बताइए कि एक चीज मैं बताती हूँ कि वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल हैं भारत में। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में उन 6 दलों के नाम बताइए कि भारत में कौन कौन से नेशनल पार्टीज हैं वर्तमान में। ठीक है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, तो कोई भी राजनीतिक दल अगर वो टारगेट कर रहा है राष्ट्रीय राजनीतिक दल पर बनने के लिए, तो 3 क्राइटेरिया हैं जो कि किसी भी राजनीतिक दल को फुलफिल करनी है। कौन कौन से 3 क्राइटेरिया हैं? पहला तो ये है 1 2 3। ठीक है, पहला है कि लोकसभा या राज्यों के विधानसभा में पिछले जो आम चुनाव हुए हैं उसमें 4 या अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करने के साथ, किसी राज्य के साथ का मतलब प्लस, किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजय प्राप्त करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो क्या क्या हो गए? 2 कंडीशन हो गई। जो पहली एलिजिबिलिटी है, पहला क्राइटेरिया है, उसमें 2 कंडीशन है। एक तो कंडीशन है कि किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा की कम से कम 4 सीटें होनी चाहिए, और इसी के साथ लोकसभा या राज्यों की विधानसभा में जो भी आम चुनाव हुए हैं पिछले, उसमें ये 4 या अधिक राज्यों में जितने भी वैध मत डाले गए हैं उनका 6% प्राप्त हो। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन है जो कि एक राजनीतिक दल को फुलफिल करनी है राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए। एक तो ये हो गई। ठीक है, इनमें इन दोनों कंडीशन को मिलाकर पहले शर्त बन गई। अब इसके अलावा अगर ये मान लीजिए फुलफिल नहीं होती है तो दूसरी क्या कंडीशन है कि राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा। तो दूसरी कंडीशन है कि लोकसभा में 2% सीटें
ठीक है, मिनिमम 2% सीटें मिली हो, मतलब कि 11 सीटें, लोकसभा की टोटल कितनी सीट है 543, तो इसमें से 11 सीटें वह जीती हो, और ये जो सीटें हैं वो 3 राज्यों से जीती हो। ठीक है, तो 3 राज्यों से लोकसभा की 11 सीटें लोकसभा के चुनाव में उसे मिलनी चाहिए। ठीक है, तो दूसरी ये कंडीशन हो गई। उसके बाद तीसरी जो कंडीशन है वो ये है कि 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो। ठीक है, तो 4 राज्यों से राज्य स्तरीय दल हो तब वो राष्ट्रीय पार्टी बन सकता है, या लोकसभा के चुनाव में 11 सीटें मिली हो, कितने राज्यों से 3 राज्यों से 11 सीटें मिली हो, तब वो राष्ट्रीय दल बन सकता है। और तीसरी कंडीशन जो हमने फर्स्ट पॉइंट में देखी थी। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन आप याद रखिएगा। अब देख लेते हैं कि कुछ भारत के प्रमुख राजनीतिक दल और उनके स्थापना वर्ष क्या-क्या हैं। तो इनमें से जो दल हैं, ये इनमें से सभी दल राष्ट्रीय दल नहीं हैं, पर भारत के ये महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं। ठीक है, तो इनमें से कुछ स्टेट पार्टी हैं और कुछ नेशनल पार्टीज हैं। तो पहली है इसमें से बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी के नाम से शॉर्ट में इसको जानते हैं। बीएसपी क्या चुनाव चिन्ह है? हाथी। ठीक है, तो बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी भी इसको नहीं, समाज पार्टी बोलते हैं, समाजवादी पार्टी अलग। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई थी 1984 में। ठीक है, दूसरी है समाजवादी पार्टी, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। तीसरी है तेलुगु देशम पार्टी, इसकी स्थापना 1982 में। सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1925 में। ठीक है, सीपीएम, सीपीएम मतलब कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, मार्क्सिस्ट। ठीक है, सीपीआई देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी भी भारत में 2 तरह की है, एक तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, ठीक है, और दूसरी है कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट, जो कि मार्क्सवादी विचारधाराओं पर आधारित है। ठीक है, कार्ल मार्क्स की विचारधाराओं पर जो आधारित है। नेक्स्ट है AIADMK, 1972 में स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये तो सभी को पता होगा, 1885 में इसकी स्थापना। भारतीय जनता पार्टी की 1980 में स्थापना, और भारतीय जनता पार्टी मतलब शॉर्ट में जिसको बीजेपी के नाम से भी जाना जाता है, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 में हुई थी। ठीक है, तो ये आप नोट्स बना के लर्न कर लीजिएगा, कौन सी राजनीतिक पार्टी की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि विपक्ष के नेता के लिए क्या मान्यता होनी चाहिए। तो विपक्ष के नेता बनने के लिए किसी दल को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का न्यूनतम 10% होना चाहिए। ठीक है, तो जो पार्टी है उसे लोकसभा का की 10% सीटें अक्वायर करनी होगी, तभी उसे विपक्ष के दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त होगी। ठीक है, तो जैसे 543 सीटें हैं, तो मिनिमम इसको 54 सीटें ग्रहण करनी होंगी, 54 या 55 सीटें ग्रहण करनी होंगी। ठीक है, तो 55 सीट्स अगर किसी राजनीतिक दल की लोकसभा में क्या बोलते हैं रहती हैं, ठीक है, तभी वो दल राजनीतिक विपक्ष के दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में। तो देखिए, संविधान संशोधन मतलब संविधान को बदलना, जिसको आप बोलचाल की भाषा में कह ले। तो इसको रखा क्यों गया भारतीय संविधान में? क्योंकि हमारा संविधान निर्मित हुआ था 1946 में शुरू हुआ था बनना, और 1950 में फिर लागू हो गया था। ठीक है, तो संविधान 1900 जब 1940s के टाइम पे 50s के टाइम पे बना था, तो वो तो
मतलब विजनरी लोगों के द्वारा बनाया गया था। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक बार जो संविधान बना दिया गया अब फ्यूचर में भी वो वैसा ही चलता रहे जैसा कि संविधान निर्माताओं ने उसमें लिख दिया। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ मतलब फ्यूचर में कुछ नई चीज़ें आएँगी, नई टेक्नोलॉजीज़ आएँगे, नए विचारधाराएँ आएँगी। तो ऐसा हो सकता है कि फिर संविधान को चेंज करने की आवश्यकता पड़े, ठीक है? तो चेंज करने के लिए क्या है कि एग्ज़िस्टिंग मतलब वर्तमान रिक्वायरमेंट के आधार पर या वर्तमान माँगों के आधार पर संविधान को अगर संशोधन करना हो, तो उसके लिए भी संविधान निर्माताओं ने संविधान के अंदर ही प्रोविजन कर दिया है, ठीक है? जिससे कि कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन ना उत्पन्न हो जाए। तो धीरे-धीरे अपने अकॉर्डिंग जो भारत के लोकतंत्र की मांगे हैं, उसके अकॉर्डिंग संविधान को संशोधन की शक्ति भी दी गई है। तो इसके बारे में संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में बताया गया है कि संविधान को किस तरह से संशोधित किया जा सकता है। तो संविधान को संशोधित करने के लिए 3 तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है? एक तो प्रक्रिया होती है कि संसद के साधारण बहुमत द्वारा इसे संशोधित किया जा सकता है और संविधान को संशोधित सिर्फ केंद्र कर सकता है। केंद्र में भी कौन? सिर्फ संसद कर सकती है, ठीक है? राज्यों के विधानमंडल को संविधान संशोधन की शक्ति नहीं प्राप्त है, ठीक है? तो राज्यों को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है संविधान संशोधन के लिए, सिर्फ संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्राप्त है, ठीक है? और ये संशोधन की भी जो शक्ति है, ये मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। मूल ढांचे से क्या तात्पर्य है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए मौलिक अधिकार एक मूल ढांचे का भाग है। मूल ढांचे का मतलब एक फंडामेंटल वैल्यूज जिन पर कि भारतीय लोकतंत्र का निर्माण हुआ है, जिन पर कि संविधान का निर्माण हुआ है। तो संविधान को इतना संशोधित नहीं किया जा सकता कि जो उसको बनाने का उद्देश्य है वो ही खत्म हो जाए। तो जैसे कि आप फंडामेंटल राइट को रिमूव नहीं कर सकते, आप लोकतंत्र को रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये कुछ बेसिक मूल ढांचे के जो विषय हैं वो हैं जिनको आप संविधान से नहीं हटा सकते, ठीक है? तो मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है संविधान के, और संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास है? यह संसद के पास है। और कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? 368 अनुच्छेद में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, ठीक है? और संविधान का भाग कौन सा? तो संविधान का भाग 20। अब हम देख लेते हैं संशोधन किस तरह से किया जा सकता है। एक तो हो गया कि संसद के साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है, दूसरा संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जा सकता है, ठीक है? तीसरा है कि विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन किया जा सकता है। अब देखिए 3 तरह के क्यों ये दे रखे हैं कि जैसे कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, जैसे फेडरल सिस्टम पर, संघीय ढांचे पर असर नहीं होता, या अन्य क्या बोलते हैं, अन्य रूपों में इसका इम्पैक्ट नहीं होगा, मतलब बहुत बड़े स्केल पर इम्पैक्ट नहीं होगा। उनको क्या है, उस तरह के विषयों को साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। पर कुछ हाई इंपॉर्टेंस के विषय हैं जिनमें विशेष बहुमत का प्रावधान है, और कुछ ऐसे विषय हैं जो कि संघीय ढांचे को प्रभावित करते हैं, जो कि फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित करेंगे। उनमें क्या है, उस कंडीशन में राज्यों का अनुसमर्थन भी आवश्यक हो जाता है, ठीक है? तो राज्यों की सलाह भी आवश्यक हो जाती है जब बात हो रही हो फेडरल स्ट्रक्चर से में संशोधन से रिलेटेड, ठीक है? तो इसलिए 3 तरह के क्या बोलते हैं, बहुमतों के बारे में प्रावधान किया गया है भारत के संविधान में, ठीक है? पहला देख लेते हैं कि साधारण बहुमत द्वारा संशोधन में क्या रिक्वायरमेंट होती है संशोधन के लिए। तो साधारण बहुमत से तात्पर्य क्या है कि जिस सदन में यह प्रस्ताव लाया गया, उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों का बहुमत हो, ठीक है? तो सदन में उपस्थित और मतदान के 50% से ज्यादा वोटिंग, तो नॉर्मल साधारण बहुमत हो गया। कि जैसे मान लीजिए 100 लोग वोटिंग कर रहे हैं और उसमें से 51 ने
पक्ष में वोटिंग कर दी तो मतलब संविधान संशोधन हो गया। ठीक है, तो नॉर्मल 50% से ज्यादा हो गया। और साधारण बहुमत द्वारा जो संशोधन होता है इसे 368 के अर्थों में संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। जैसे कि जब हमने क्या बोलते हैं, संविधान का अनुच्छेद 2 पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि राज्यों का नामों में परिवर्तन, ठीक है, राज्यों की सीमा में परिवर्तन, तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं वो संविधान संशोधन नहीं माने जाते। ठीक है, तो कैसे क्या क्या होते हैं ये चेंजेस, कि जैसे संघ में नए राज्यों का प्रवेश कराना या नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के एरिया में, नाम में और सीमा में परिवर्तन करना। ठीक है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। और राज्यों में अगर विधान परिषद का सृजन करना हो, अनुच्छेद 169 के अंतर्गत। ठीक है, इस तरह के जो चेंजेस हैं ये संविधान संशोधन नहीं माने जाते और इन्हें साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। विशेष बहुमत यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा। विशेष बहुमत से तात्पर्य क्या होता है, साधारण बहुमत से तो 50% से ज्यादा वोटिंग, ठीक है, उपस्थित और मतदान करने वालों का, और विशेष बहुमत में 2/3 उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। ठीक है, इससे मतलब क्या हुआ कि जैसे पहले 100 लोग वोट कर रहे थे तो 51 में साधारण बहुमत हो गया था, अभी सेम वोट कर रहे हैं 100 लोग, तो उस 100 में से 2/3 लोग, मतलब अब 67 लोगों का समर्थन चाहिए। ठीक है, तो 100 में 2/3 मतलब 100 में 67 लोगों का समर्थन चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, तब वो विशेष बहुमत कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट विशेष बहुमत। नेक्स्ट तीसरा जो तरीका था, पहला हमने देख लिया साधारण बहुमत 50% से ज्यादा, दूसरा विशेष बहुमत मतलब 2/3 से ज्यादा। ठीक है, और तीसरा हो गया विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। ठीक है, अब क्या हो गया, अब राज्य भी इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, राज्य के इन्वॉल्व होने से क्या मतलब है, राज्यों के विधानमंडल इन्वॉल्व हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि संसद के प्रत्येक सदन से तो विशेष बहुमत आएगा ही आएगा। ठीक है, और इसी के साथ कम से कम जितने भी स्टेट हैं उनमें से 50% से ज्यादा स्टेट का अनुसमर्थन भी चाहिए होगा। ठीक है, तो 50% से ज्यादा राज्यों के विधानमंडल का अप्रूवल भी इसमें आवश्यक होता है। ठीक है, और जैसे कि पहले बताया कि जो संघात्मक ढांचे से संबंधित विषय होते हैं उनके लिए इस तरह के बहुमत का प्रोविजन किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिए कि संविधान संशोधन के कितनी तरह के होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है। तो संविधान संशोधन को अभी हमने देखा कि संसद में ही प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, तो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाएगा और संविधान संशोधन बिल जो लाया जाएगा उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक नहीं होती। ठीक है, तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक नहीं होती, ये याद रखिएगा, डायरेक्ट लाया जाएगा और अगर अप्रूवल हो जाता है तो फिर बाद में राष्ट्रपति पे साइन कर देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वही है कि प्रत्येक सदन द्वारा अगर संशोधन साधारण या विशेष बहुमत द्वारा पारित हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है उसके बाद में। अब राष्ट्रपति की सहमति पहले कब चाहिए होगी, तो नॉर्मल जो विधेयक हैं संविधान संशोधन उनके लिए तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक नहीं है, परंतु कुछ स्पेशल प्रोविजन हैं जिनका वर्णन अनुच्छेद 368(2) में किया गया है। इन विषयों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है। ठीक है, पार्डन, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति नहीं, राष्ट्रपति की सहमति से पूर्व
राज्य के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन आवश्यक होता है, और राज्य के विधानमंडल जो समर्थन देते हैं वो साधारण बहुमत द्वारा देते हैं। ठीक है, मतलब कि क्या है कि हर विधानमंडल में, मतलब आधे से ज्यादा राज्यों की विधानमंडल से अप्रूवल और एक विधानमंडल में नॉर्मल अप्रूवल चाहिए होगा। ठीक है, तो अगर जैसे किसी राज्य की विधानमंडल अप्रूव कर रही है तो उसके 50% से ज्यादा सदस्यों को अप्रूवल वोटिंग करनी होगी उस संशोधन के पक्ष में। ठीक है, तो साधारण बहुमत द्वारा एक राज्य की विधानमंडल करेगी, और टोटल जितने राज्य हैं उनके 50% से ज्यादा विधानमंडलों द्वारा इस प्रपोजल को अप्रूव किया जाएगा, और उसके बाद फिर फाइनली वो राष्ट्रपति की सहमति के लिए जाएगा। ठीक है, तो हमेशा लास्ट में ही राष्ट्रपति के साइन होंगे, लेकिन 368(2) में जो विषय हैं उन विषयों के लिए क्या होगा कि राष्ट्रपति के साइन से पहले राज्यों का अप्रूवल भी मस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो संविधान संशोधन विधेयक होते हैं उनमें राष्ट्रपति को मस्ट होता है अप्रूव करना। ठीक है, मतलब उसके लिए वो वीटो पावर का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो वीटो नहीं यूज कर सकते, ये याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर डेडलॉक हो जाता है संविधान संशोधन बिल के लिए, तो उसके लिए संविधान क्या बोलते हैं, संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, तो अगर जैसे एक सदन ने प्रस्तुत किया और दूसरे सदन ने उसे अप्रूव नहीं किया, संसद के, जैसे मान लीजिए लोकसभा में कोई बिल लाया गया है संविधान संशोधन का, और उसे राज्यसभा ने फिर लोकसभा से अप्रूव हो गया वो बिल, और फिर राज्यसभा में गया, और राज्यसभा अगर उसे अप्रूव नहीं करती है तो ज्वाइंट सिटिंग का उस केस में कोई भी प्रोविजन नहीं है। ठीक है, फिर वो क्या है, वो बिल पास नहीं होगा। अगर फिर से संविधान संशोधन के लिए बिल लाना है तो फिर एक नया बिल ही लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये याद रखिए। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं राजभाषा के बारे में। राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो इसमें एक चीज याद रखिएगा कि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, हिंदी क्या है, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, तो भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हाँ, हालांकि हमारी राजभाषाएं काफी हैं। ठीक है, तो जो राजभाषा से मतलब क्या है, जो भी राज्य के कार्यों के लिए प्रयुक्त होगी वह राजभाषा होगी। और जैसे कि आप जानते हैं कि भारत विविधता पूर्ण देश है, कई तरह की भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं, तो सभी राज्यों के मध्य एक तरह से समन्वय बनाने के उद्देश्य में और स्वतंत्रता के बाद जो संविधान निर्माताओं ने एक क्या बोलते हैं, भारतीय संघ की परिकल्पना की थी, तो उनमें कहीं ऐसा ना हो कि भाषाई विविधता के आधार पर फ्यूचर में जाके कहीं राज्यों के मध्य क्लैश ना होने लगे। ठीक है, राज्यों के मध्य झगड़े ना उत्पन्न होने लगे, इसलिए राजभाषाओं का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो जो लिखा पढ़ी के ऑफिशियल वर्क हैं वो क्या किए जाते हैं, वो राजभाषा में किए जा सकते हैं। कहाँ पर बताया गया है, तो संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक राज्य भाषाओं के बारे में बताता है। अब राजभाषाएं 4 तरह की होंगी। ठीक है, 4 तरह से मतलब हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, होंगी तो नहीं, लिस्ट तो अलग है, इनको 4 तरह से बाइफरकेट किया जा सकता है। पहली तो है संघ की भाषा। ठीक है, संघ की भाषा से क्या मतलब है, संघ की भाषा से मतलब है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। दूसरी प्रादेशिक भाषाएं, ठीक है, जो रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं। तीसरी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषाएं। ठीक है, जो न्यायालयों की भाषा अलग से रहेंगी, वो किन भाषाओं में मतलब न्यायालय का कार्य किया जाएगा। और विशेष निर्देश जो कि 350 से 351 में इनके बारे में दिया गया है। ठीक है,
सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि संघ की राज्य भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन क्या होना चाहिए। तो 343 में संघ की राजभाषा से संबंधित प्रावधान है और अनुच्छेद 43(1) में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि इसकी देवनागरी होगी। ठीक है, पर संविधान निर्माताओं ने इसका प्रोविजन तो कर दिया संविधान में, लेकिन हुआ क्या कि उसके बाद जो प्रादेशिक भाषा के राज्य थे, ठीक है, स्पेशली जो दक्षिण भारतीय राज्य थे, वो उठकर खड़े हो गए जहां पर हिंदी भाषा का प्रयोग सामान्य बोलचाल की भाषा में नहीं किया जाता। तो देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा की जो बात हुई थी 343(1) में, उसे हिंदी का राजभाषा का दर्जा तो दे दिया गया था, परंतु उसे लागू नहीं किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट 343(2) में प्रावधान किया गया था कि 1965 तक, यानी कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। ठीक है, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। तो पहले 15 वर्षों तक, मतलब 1965 तक के लिए प्रोविजन था, पर आप देखते होंगे कि आज भी ये कंटिन्यू हो रहा है। नेक्स्ट, ये जो आज की डेट में हो रहा है इंग्लिश का प्रयोग, ये क्यों हो रहा है? तो राजभाषा अधिनियम 1963 फिर से आया, मतलब 65 में ये 15 वर्ष ओवर हो जाने थे इंग्लिश लैंग्वेज के यूज के। 63 में फिर से एक अधिनियम लाया गया, उसमें कहा गया कि हिंदी तो राजभाषा रहेगी, पर अंग्रेजी भी हिंदी के बराबर ही प्रयुक्त की जाती रहेगी। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आज जो है वो हम ऑफिशियल वर्क में इंग्लिश का यूज हिंदी के साथ साथ ही करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो गई? ये हो गई सेंटर की ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। अब हम देख लेते हैं राजभाषा आयोग के बारे में। तो राजभाषा आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है और अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग के बारे में बताया गया है। इस राजभाषा आयोग का एक तो अध्यक्ष रहेंगे और अध्यक्ष के अलावा जो भी 8वीं अनुसूची की भाषाएं हैं, ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं के एक्सपर्ट को इस आयोग में सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, तो वर्तमान में क्या है, एक अध्यक्ष है और 22 अन्य सदस्य हैं, और ये जो 22 अन्य सदस्य हैं ये 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के एक्सपर्ट्स हैं। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम प्रादेशिक भाषाओं के बारे में। रीजनल लैंग्वेजेस। रीजनल लैंग्वेजेस क्या होती हैं? तो स्टेट की लैंग्वेज, ठीक है, स्टेट की अपनी जो लैंग्वेज होती है उसको रीजनल लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है। तो राज्यों की राजभाषाओं से इसका मतलब है, और इसका प्रावधान अनुच्छेद 345 में किया गया है। और 345 के अनुसार बताया गया है कि किसी राज्य का विधानमंडल उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या एक से अधिक भाषाओं को भी या हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में अंगीकृत कर सकता है। ठीक है, तो किसी राज्य की राज्य भाषा बनाने का अधिकार किसमें निहित है? ये निहित है उस राज्य की विधानमंडल में। ठीक है, तो किसी भी राज्य का विधानमंडल वो चाहे तो या तो हिंदी को राजभाषा के राज्य भाषा के रूप में लागू कर सकता है, या अगर उस राज्य की कोई और अन्य भाषा प्रादेशिक भाषा है तो उसे भी वो सरकारी प्रयोजनों के लिए, मतलब सरकारी कार्यों के लिए वह उस भाषा को
अप्रूवल दे सकता है। ठीक है, जैसे कि आप कर्नाटक राज्य में जाएंगे तो कर्नाटक में क्या है, कर्नाटक में कन्नड़ लैंग्वेज चलती है। ठीक है, कन्नड़ लैंग्वेज, और उसमें क्या है कि जब आप कोई भी सरकारी फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पर हर फॉर्म में कन्नड़ के साथ में जैसे हिंदी या कन्नड़ का कॉम्बिनेशन या कन्नड़ इंग्लिश का कॉम्बिनेशन इस तरह से रहेगा। ठीक है, या कुछ फॉर्म ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ प्रादेशिक लैंग्वेज में ही रहेंगे। तो ये कौन डिसाइड करता है कि जो सरकारी काम काज है वो कन्नड़ भाषा में किए जाएंगे कर्नाटका के अंतर्गत, ये कर्नाटक राज्य की विधानमंडल डिसाइड करती है। सिमिलरली जैसे कि अगर आप आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो तेलुगु भाषा में राज्य की कार्य जो लिखा पढ़ी के काम है, जो ऑफिशियल वर्क है वो क्या है, तेलुगु भाषा में होते हैं। सिमिलरली आप जाएंगे तमिलनाडु में तो तमिल भाषा में। ठीक है, तो ये क्या डिसाइड करेगी, ये राज्य की विधानमंडल डिसाइड करेगी। ठीक है, और वो चाहे तो एक से ज्यादा लैंग्वेज को भी दर्जा दे सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजभाषा पर संयुक्त संसदीय समिति, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो अनुच्छेद 344 के तहत क्या किया गया है कि 30 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो राज्य भाषा पर संयुक्त संसदीय समिति, इसमें 30 सदस्य होंगे और इन 30 सदस्यों में लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल किए जाएंगे। इन सदस्यों का निर्धारण अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के इन अनुसार होगा। और कौन सी प्रणाली द्वारा, तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा इनका निर्वाचन किया जाएगा। ठीक है, तो राजभाषा पर संयुक्त समिति, संसदीय समिति 30 सदस्य, 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से। ठीक है, प्रथम संयुक्त समिति का निर्माण किया गया था 1957 में और इनके अध्यक्ष थे इस समिति के गोविंद वल्लभ पंत जी। हिंदी राजभाषा, संघ की राजभाषा कौन सी है, हिंदी है, और हिंदी ही अन्य और अन्य किस राज्यों और यूनियन टेरिटरी की राजभाषा है, तो 9 राज्यों की है ये, उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, और दिल्ली यूनियन टेरिटरी की राजभाषा भी हिंदी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि चलिए, और अगर राजभाषा के बारे में निर्देशन देना है तो राष्ट्रपति को राजभाषा के बारे में राज्यों को निर्देश देने की शक्ति है अनुच्छेद 347 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हो गई, हमने राज्यों की, केंद्र की भाषा पढ़ ली, यूनियन की लैंग्वेज और स्टेट प्रादेशिक भाषाओं के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं उच्चतम और उच्च न्यायालय की भाषा। ठीक है, तो जो कोर्ट्स की लैंग्वेज होती है। अब सबसे पहले माइंड में क्या आया होगा कि भाई राजभाषा हिंदी है तो कोर्ट की भाषा भी हिंदी होगी। ठीक है, लेकिन ये गलत है। कोर्ट की भाषा क्या होती है, कोर्ट की भाषा होती है इंग्लिश, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालय में जो भाषा का यूज होगा उसके संबंध में प्रावधान किया गया है। ठीक है, और जब तक गवर्नमेंट, जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बनाता है, मतलब कोई नया लॉ नहीं बनाता है, तब तक क्या होगा, तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी। ठीक है, ऐसा कहा गया था संविधान निर्माण के समय, और अभी भी यही चीज अप्लीकेबल है। ठीक है, अभी भी संसद ने ऐसी कोई विधि नहीं बनाई है कि उच्चतम और उच्च न्यायालय की भाषा
चेंज हो। तो जैसी शुरू से चली आ रही है कि अंग्रेजी भाषा में काम होता था, उसी तरह से आज़ादी के बाद भी आज भी कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है? तो एक तरह से आप ये भी याद रख सकते हैं कि जैसे जो न्यायालयों की स्थापना की थी, तो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये ब्रिटिश ने स्थापना की थी, ठीक है? आपने देखा कि जो क्या बोलते हैं, उच्च न्यायालयों की या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, वो ब्रिटिश के द्वारा की गई थी, ठीक है? तो ब्रिटिश कौन-सी लैंग्वेज यूज़ करते थे? अंग्रेजी लैंग्वेज यूज़ करते थे। जब ब्रिटिश छोड़कर गए, तब भी न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी ही रही और संविधान निर्माताओं ने प्रोविज़न किया था कि अगर चाहें तो संसद इसकी लैंग्वेज में चेंज कर सकती है, संसद या राज्य विधानमंडल, परंतु इन भाषाओं को चेंज नहीं किया गया, ठीक है? और अभी भी वर्तमान में क्या है कि इंग्लिश भाषा का ही यूज़ न्यायालयों में किया जा रहा है। ठीक है? चलिए। नेक्स्ट 8वीं अनुसूची के बारे में हम देख लेते हैं। अच्छा, कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, पहले वो देख लेते हैं कि 7वें संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के विषय में प्रावधान किया गया है। ठीक है? तो ये फैक्ट्स हैं कुछ जिन्हें आपको लर्न करना है एक तरह से। ये याद रखिएगा कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के विषय में बारे में विशेष प्रावधान किसमें किया गया है? ये किया गया है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा और अनुच्छेद 350 का में। ठीक है? सिमिलरली 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा 350 खा में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान किया गया है। ठीक है? तो 350 का में तो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए और खा में क्या किया गया है? 350 खा में इसके लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 351 में बताया गया है कि संघ को हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए निर्देश दिया गया है। ठीक है? तो 351 में कहा गया है कि संघ जो है वो हिंदी को प्रमोट करे। ठीक है? तो एक तरह से आप देखते होंगे जैसे हिंदी दिवस का जो आयोजन है वो कहीं ना कहीं अनुच्छेद 351 से प्रेरणा लेकर ही किया जाता है। ठीक है? अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कौन सी डेट को मनाया जाता है हिंदी दिवस? चलिए, अब हम लास्ट में पढ़ लेते हैं 8वीं अनुसूची यानी कि 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल किसके बारे में है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची जो है उसमें 22 प्रादेशिक भाषाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है? तो इसमें रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है और जो मूल संविधान था उसमें 14 भाषाएं थी और बाद में 8 भाषाएं इस 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई हैं। ठीक है? तो कुल 14 भाषाएं मूल संविधान में हुआ करती थी। कौन-कौन सी ये जो नई भाषाएं हैं ये कब-कब जोड़ी गई और किन-किन संविधान संशोधन द्वारा, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वो देख लेते हैं हम। तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी 3 भाषाओं को जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषाओं को जोड़ा गया 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है? तो याद रखिएगा कि सिंधी को 21वें संविधान संशोधन, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी 3 भाषाओं को 71वें और बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अब इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की क्या है कि 8वीं अनुसूची की ऐसी कुछ भाषाएं हैं, मतलब कई राज्यों की ऐसी राजभाषाएं हैं जो कि 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई हैं। कौन-कौन सी हैं वो? तो अंग्रेजी भाषा जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है? तो हालांकि हमारे जो भारत के ऑफिशियल वर्क हैं, कोर्ट्स के वर्क हैं, वो
इंग्लिश में किए जाते हैं, लेकिन इंग्लिश जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ठीक है, अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, ये याद रखिएगा। अच्छा, और ये जो अंग्रेजी है ये मेघालय, मिजोरम और नागालैंड की राजभाषा है। ठीक है, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड तीनों नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, तीनों के नाम याद रखिएगा। अनुच्छेद 120 में कहा गया है कि संसद का कार्य जो होगा वो हिंदी या अंग्रेजी में होगा। ठीक है, लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो एड्रेस करते हैं सदन को, वो क्या करेंगे, वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी सदन में बोल सकते हैं। ठीक है, तो मातृभाषा में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को सदन में संबोधित करने की अनुमति अनुच्छेद 120 के आधार पर भारतीय संविधान द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि कार्यवाही तो सदन की संसद सदन की कार्यवाही तो हिंदी या इंग्लिश में होगी, लेकिन अध्यक्ष अपनी मातृभाषा में भी सदन को संबोधित कर सकते हैं। चलिए, आज की क्लास को मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 आएगा और शायद इंडियन पॉलिटी लेक्चर नंबर 8 में पूरी खत्म हो जाएगी। तो आप इस सीरीज के अच्छी तरह से नोट्स बनाइए, उनको रिवाइज करिए, और अगर आप पीडीएफ इसका चाहते हैं इन वीडियोस का, तो आप जो वीडियो के शुरुआत में व्हाट्सएप नंबर बताया था, उस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज करके टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। आप बैच को ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पर, और उसके बाद आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी सब्जेक्ट्स की पीडीएफ वहाँ पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो जो भी मीडियम आपको कन्वीनियंट हो, जिस लैंग्वेज से भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, उस लैंग्वेज की पीडीएफ को आप फिर फर्दर रेफर कर सकते हैं। चलिए, क्लास को यहीं ख़त्म करती हूँ।